Now I am going to explain you the gene. Here you see box 2.3 gene. I have already explained protoplasm. What is protoplasm? I have already explained कि सेल होता है. सेल का outer covering is called plasma membrane और उसके बाद सेल का पूरा अंदर का तो साइटोप्लाज्म और उसके अंदर क्या होता है न्यूक्लियस. ठीक है. तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है हम आगे आई विल टीच यू कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड होते हैं, मतलब पाए जाते हैं. बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं एंड दिस ऑर्गेनेल्स हेल्प्स टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेल. सेल के अंदर भी कार्य होते हैं जिसके कारण सेल जिंदा रहता है और यह कार्य किसके द्वारा डन किए जाते हैं. दिस वर्क इज़ डन बाय सेल ऑर्गेनिल्स. जिस प्रकार इन ह्यूमन बींग्स ऑर्गन्स मेक्स ऑर्गन सिस्टम क्या करता है ह्यूमन के बॉडी के अंदर क्या करता है वर्क करता है. उसी प्रकार सेल जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स में कम्स क्या क्या आते हैं. सेल ऑर्गेनेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल, ठीक है, वैक्यूल, ये सब आते हैं. तो उसी तरह सेल में भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेल्स. क्या करते हैं सेल के अंदर वर्क करते हैं और सेल को जीवित रखते हैं. ठीक है. तो हेयर नाउ द कम्स द टॉपिक. तो व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म. क्या होता है प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. तो साइटोप्लाज्म में क्या रहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स विच आई हैव एक्सप्लेन और न्यूक्लियस में क्या रहते हैं आई विल एक्सप्लेन यू लेटर इन दिस चैप्टर. तो न्यूक्लियस में क्या आ जाएंगे डीएनए, आरएनए, ये सब जो होते हैं. ठीक है. क्रोमोसोम्स. नाउ हियर इज़ द टॉपिक जीन. व्हाट इज़ जीन. जीन इज़ द हेरिडेटरी information unit. What is gene? Gene is the distinct unit of hereditary information. जीन जो होता है वो एक इकाई है. हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन मतलब हेरिडिटरी मतलब माता पिता के कैरेक्टर को गुण को उनके संतान में लाना. कैसे बच्चा जो है अपने माँ बाप से मिलता है. बच्चे की जो शक्ल है लगभग अपने माँ बाप से मिलती है. क्यों. दिस इज़ ड्यू टू जीन विच कैरीज द हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन. इसी जीन के कारण मिलती है. ये जीन क्या करता है पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब उसके दादाजी से फिर मम्मी पापा आए तो दादाजी का गुण मम्मी पापा में आया, मम्मी पापा का फिर हम बच्चों में आया. तो दिस इज़ ड्यू टू जीन. ये किसके कारण होता है जीन के कारण होता है कि चिल्ड्रन रिमेन्स एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट्स. ठीक है. तो नाउ कम्स कि जीन कहाँ होता है. वेयर इज़ द जीन फाउंड. तो इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल. हर एक सेल के न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ द सेल. न्यूक्लियस इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ द सेल. हर एक सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है डीएनए मॉलिक्यूल इज पैक्ड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. हर एक सेल के न्यूक्लियस में व्हाट इज़ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज़ द सेंटर पार्ट. न्यूक्लियस में डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल मिलके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक धागा जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं और उस धागा जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं क्रोमोसोम्स. और उसमें बहुत सारे धागा जैसे स्ट्रक्चर आपस में उलझे हुए होते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स. और उसी क्रोमोसोम्स में जीन पाया जाता है. छोटे छोटे बिंदे आकार के होते हैं. उसी क्रोमोसोम्स में जीन पाए जाते हैं. तो जीन इज़ फाउंड इन क्रोमोसोम. इसमें पाया जाता है जीन क्रोमोसोम में. नाउ डीएनए. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए. डीएनए इज़ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए क्या है एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है जिसे हम पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं. तो डीएनए भी क्या होता है ये भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. अभी हमने जस्ट आई हैव एक्सप्लेन कि डीएनए मॉलिक्यूल इज पैक्ड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम्स किसका बना होता है डीएनए और एक और चीज़ होता है प्रोटीन का. क्रोमोसोम किसका बना होता है डीएनए और प्रोटीन का. एक्चुअली इट इज़ वेरी टफ टू एक्सप्लेन यू लाइक दिस. इस तरीके से समझाना बहुत ही मुश्किल है ये सब बट आई एम ट्राइंग. तो जो
न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है वो किसका बना होता है? तो कभी पूछा जाए कि क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम किसका बना होता है? तो डीएनए और प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन, प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन। तो जो क्रोमोसोम्स होता है, और ये क्रोमोसोम्स क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल मिलके और हिस्टोन प्रोटीन मिलके इस क्रोमोसोम्स थ्रेड का निर्माण करते हैं। व्हाट इज़ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज़ ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और उसी पे मैंने अभी बताया था कि जीन होते हैं जो कि माता पिता के गुण को अपने संतान में लाते हैं, जिसके कारण कि माँ बाप अपने बच्चे से मिलते हैं, उनका सब गुण, माँ बाप का गुण ही लगभग बच्चों में आता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज RNA. RNA is also a ribonucleic acid and it is also found in nucleus. ये भी न्यूक्लियस में पाया जाता है। And the difference between DNA and RNA is DNA is double stranded chain and RNA is single stranded chain. Now comes to the topic prokaryotic and eukaryotic cell. All living organisms present on the earth can be classified into following two groups. जितने भी लिविंग ऑर्गन्स होते हैं, जीवित प्राणी जो होते हैं हमारे पृथ्वी पर, उन्हें क्या किया गया है? दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल नहीं होते हैं, जिसमें सेल नहीं होते हैं। एंड सेकंड वन इज़ दी हेयर यू सी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें कि एक या बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। तो व्हाट इज़ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म? द ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन एनी सेल। फॉर एग्जांपल वायरस में कोई भी सेल नहीं होता है। और वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट वायरस इज़ दी वायरस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। हेयर यू सी वायरस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ until they enter a living body. वायरस के बारे में ऐसे बहुत ही ख़तरनाक है अभी कोरोना क्या है, दैट इज़ ऑल्सो ए वायरस। एंड यू सी दैट कि कहाँ तक वायरस हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो वन थिंग इज़ अबाउट वायरस इज़ कि वायरस जो है तब तक जीवित प्राणी जैसा, जीवित ऑर्गेनिज्म जैसा शो नहीं करता है जब तक वो किसी और लिविंग बॉडी के अंदर प्रवेश ना करे। मतलब कि मान लो कोई वायरस है और वो बाहर है, हवा में है, तो वो डेड है। इट मीन्स वो डेड है, ठीक है, वो एक तरफ से डेड है, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बट व्हेन इट इंटर इनटू द बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन मान लो अगर वो किसी ह्यूमन बॉडी में प्रवेश कर गया, ठीक है, प्रवेश कर गया नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू, तो उसके अंदर जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा इट शोज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किसके तरह बिहेव, किसके का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने लगेगा? एक जीवित प्राणी की तरह। और अंदर में फिर जल्दी जल्दी ये मल्टीपल करेगा। एक वायरस से उसको जल्दी सब कुछ अंदर से पोषण मिलेगा और एक वायरस से दो, दो से चार कर करके शरीर में बढ़ते जाएगा और हमें नुकसान पहुँचाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट वायरस एंड दिस कम्स इन द एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये किस में आता है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट वन इज़ द सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन वन और मैनी सेल इन देयर बॉडीज़। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है, जो कि अपने अंदर क्या करे, एक या एक से ज़्यादा, मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के अंदर एक या एक से ज़्यादा क्या हो, सेल हो। इसमें सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड द नेक्स्ट वन इज़ हेयर यूकैरियोटिक। फर्स्ट वन इज़ द प्रोकैरियोटिक एंड नेक्स्ट वन इज़ द यूकैरियोटिक। तो व्हाट इज़ प्रो, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वैसे होता है जिसके सेल का स्ट्रक्चर अच्छा से इज़ नॉट वेल डिफाइंड, जिसके द स्ट्रक्चर ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट वेल डिफाइंड, जिसके सेल का स्ट्रक्चर अच्छा से नहीं हो, मतलब उसमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो। वन थिंग आई हैव अर्लियर टाउट यू कि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों होता है? ताकि क्या हो, जो बॉडी के बाहर का कंटेंट है वो सेल के कंटेंट से, सेल के अंदर के कंटेंट से नहीं मिक्सअप हो। तो उसी तरीके से सेल के ऊपर का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ठीक है, अगर सेल का सेंटर पार्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, तो
न्यूक्लियस के ऊपर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है ताकि न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्म से क्या हो, साइटोप्लाज्म से मिक्सअप ना हो। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि इसके सेल का स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो उसके अंदर का जो पार्ट होगा यानी न्यूक्लियस के अंदर का वो भी वेल डिफाइंड नहीं होगा, वो भी वेल डिफाइंड नहीं होगा और उसका जो उसके अंदर का जो पार्ट्स है न्यूक्लियस के अंदर का वो मिक्सअप हो जाएगा किसके साथ, किसके साथ मिक्सअप हो जाएगा, साइटोप्लाज्म के साथ। और प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनिज्म लाइक हियर यू सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब नहीं पाए जाते हैं। दीज ऑल्स आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये सब नहीं पाए जाते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म है प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट सेल, मतलब इनका सेल अच्छे से वेल डिज़ाइन नहीं होता है, वेल डिज़ाइन नहीं होता है। इसमें राइबोसोम्स भी नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल वो भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का ये सेल ऑर्गेनिज्म कहता है प्रिमिटिव होता है और ये इनकम्प्लीट सेल होता है, मतलब कि इसके सेल का अंदर का जो पार्ट सब होता है, सेल और कंटेंट सब होता है, दे आर नॉट वेल डिफाइंड। हेयर यू सी इसमें सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ द सेल, दीज ऑल्सो आर नॉट प्रेजेंट एंड द एग्जांपल्स आर आर्किबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae. Now our next topic is here you see in the figure 2.7 and the figure 2.8 a typical prokaryotic cell of a bacteria and a photosynthetic prokaryotic cell. This is the structure when we see under the microscope. So here is the topic eukaryotes. So what is eukaryotes? यूकैरियोट्स में कैसे सेल आते हैं, यूकैरियोट्स में कैसे सेल आते हैं तो मल्टी सेलुलर आते हैं। कैसे आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। सॉरी, यूकैरियोट में कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। किस में, यूकैरियोटिक में। कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। नाउ ये जो सेल होते हैं द सेल्स ऑफ यूकैरियोटिक्स आर कंप्लीट सेल्स एंड दिस सेल्स कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड, और इसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसका न्यूक्लियस भी इट्स न्यूक्लियस इज ऑल्सो वेल डिफाइंड एंड इट्स साइटोप्लाज्म ऑल्सो कंटेन्स सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स सब पाए जाते हैं। एंड इन नेक्स्ट class I will explain you one by one what is ribosomes, what is the function of ribosomes, endoplasmic reticulum, mitochondria, vacuoles, lysosomes. About all of this I will explain you in next class when that topics come. तो what comes in the यूकैरियोटिक सेल, तो इस सेल में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। किस में, यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे और भी ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे। ओके, तो व्हाट इज़ यूकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स से द सेल्स ऑफ यूकैरियोटिक्स आर वेल डिफाइंड एंड इट्स वेल डिफाइंड और इसके न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट मीन्स दी इट्स न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड इट्स साइटोप्लाज्म also contains well defined cell organelles which helps in the function of cells. Here difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. तो डिफरेंस बिटवीन की जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसका साइज जो होता है दैट इज़ वेरी स्मॉल 110 माइक्रोमीटर एंड हेयर द साइज ऑफ सेल इज़ जनरली 5 to 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इज एब्सेंट, या तो इसमें हम
आई हैव एक्सप्लेन, या तो न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है न्यूक्लियस होता है लेकिन पता नहीं चलता है क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। हेयर इट इज़ गिवन। और लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस अच्छे से होता है। इसमें ओनली सिंगल क्रोमोसोम्स होता है विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ द सेल, बट इन यूकैरियोटिक सेल्स मैनी क्रोमोसोम्स आर present. Now nucleolus is absent, it is the part inside the nucleus, and here absent, but in eukaryotic cell nucleolus is present. Now membrane bound cell organelles are absent, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल में फर्स्टली आई हैव टोल्ड कि सेल ऑर्गेन्स लगभग जो बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब नहीं होता है, लेकिन कुछ जो होता है लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लाइसोसोम, मान लो कुछ है, लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता ताकि वो अपना अच्छा से फंक्शन करे। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में हेयर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, peroxisomes, etc. are present, and I will explain this all one by one in next class. Here cell division take place by fission or budding. Fission I have also explained about fission. Fission मतलब टूटना, एंड ये किस में होता है? एमीबा में होता है। फिजन अकर्स इन एमीबा, किस में होता है? एमीबा में। एमीबा में क्या होगा? पहले सेल मैच्योर होगा और फिर वो 2 पार्ट में टूट जाएगा। वो एमीबा जो होगा उसका सेल 2 पार्ट में पूरा 20 से टूट जाएगा, और फिर जब वो 2 पार्ट में सेल टूटेगा दैट इज़ कॉल्ड फिजन। फिजन मतलब टूटना होता है, और जब वो 2 पार्ट में टूटेगा तो फिर सेल जब 2 पार्ट में टूटेगा, मान लो एक एमीबा है वो मैच्योर हो गया और उसको सेल बीच से टूट गया, तो आधा एमीबा हट गया, दोनों तरफ 2 एमीबा हो गया, और फिर वो धीरे धीरे पूरी तरीके से अपने आप धीरे धीरे कंप्लीट हो गया, जैसे कोई टूटी हुई चीज़ रिपेयर हो जाती। फिर उस 2 एमीबा में फिर फिजन होगा, दोनों टूटेगा, फिर 2 से कितने हो जाएंगे? 4। फिर 4 टूटेगा तो 4 से कितने हो जाएंगे? 8, ठीक है। और बर्डिंग है अकर्स इन हाइड्रा। हाइड्रा का प्लांट जब मैच्योर होता है तो उसमें बर्डिंग मतलब कली टाइप की निकलती है, फिर वो कली बड़ी होती है, फिर और बड़ी होती है, फिर मैच्योर होती है, और फिर वो उस प्लांट से हट जाती है, हाइड्रा के प्लांट से हट जाती है, हट के ज़मीन पे गिरती है, तो उसे पोषण मिलता है, वाटर मिलता है, एंड फ्रॉम देयर न्यू हाइड्रा ग्रो। फिर वो हाइड्रा मैच्योर होगा, फिर उसमें एक बर्ड निकलेगी, दैट इज़ कॉल्ड बर्डिंग प्रोसेस। वो बर्ड निकलेगी, वो बर्ड मैच्योर होगी, फिर उस हाइड्रा से टूट जाएगी, फिर नीचे ग्राउंड पे गिरेगी, और फिर उसको वहाँ मिट्टी पानी मिलेगा, फिर न्यू हाइड्रा जमा होगा। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। वो बर्डिंग का प्रोसेस होता है। इसमें मियोसिस और माइटोसिस प्रोसेस नहीं होता है। मिटोटिक एंड नियोटिक, मियोसिस और माइटोसिस प्रोसेस होता है विच अकर्स ओनली इन यूकैरियोटिक cells, and about this process I will explain you later. Here 2 figure given, you can see these figures: lysosomes, plasma membranes, centriole, mitochondria, microtubules, chromatic network, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट है। तो I will explain all you in next class, and our next topic is the division of liver.